वेलकम फ्रेंड्स। आज हम केमिकल काइनेटिक्स का अगला लेक्चर स्टार्ट करते हैं, जिसमें हम लोग जानेंगे तात्क्षणिक अभिक्रिया, तात्कालिक अभिक्रिया की दर और रासायनिक अभिक्रिया की दर को प्रभावित करने वाले कारक। आइए तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं तात्क्षणिक अभिक्रिया या तात्कालिक अभिक्रिया। अभिक्रिया या इसे तात्कालिक अभिक्रिया भी कहते हैं। तात्कालिक अभिक्रिया। दोस्तों, हमने इससे पहले पढ़ा था रासायनिक अभिक्रिया की दर। तो किसी रासायनिक अभिक्रिया की दर जो थी इकाई समय अंतराल में अभिक्रिया का उत्पाद के सांद्रण में परिवर्तन के बराबर होती थी। इसके साथ ही तात्क्षणिक अभिक्रिया, तात्कालिक अभिक्रिया की जो दर है वो समय के किसी विशेष क्षण के बारे में हमें बताती है। तो हम इसकी डेफिनेशन इस हिसाब से लिख सकते हैं कि समय के किसी विशेष क्षण पर, समय के किसी विशेष क्षण पर अभिकारक या उत्पाद के सांद्रण में परिवर्तन की दर को तात्क्षणिक अभिक्रिया दर या तात्कालिक अभिक्रिया की दर कहते हैं। दर को तात्क्षणिक अभिक्रिया दर या तात्कालिक अभिक्रिया दर कहते हैं। देखिए, मान लिया जाए, हम इसको समझते हैं कि हमारे पास A एक अभिकारक है जो B उत्पाद में बदल रहा है। एक अभिकारक है जो B उत्पाद में बदल रहा है। इसके लिए तात्क्षणिक अभिक्रिया की दर, इस समीकरण के लिए तात्क्षणिक अभिक्रिया की दर रहेगी, अभिक्रिया की दर बराबर, तात्क्षणिक अभिक्रिया के लिए हम डेल के स्थान पर डी का प्रयोग कर लेंगे, तो dA/dt बराबर dB/dt। चूँकि A अभिकारक है और अभिकारक के आगे हम माइनस लगाएंगे। माइनस इसलिए लगाते हैं क्योंकि अभिकारक हमेशा किसी भी अभिक्रिया में समाप्त होता है और उत्पाद की दर बढ़ती है, इसलिए उसके आगे प्लस लगा देते हैं। या नहीं भी लगाओ तो ऐसे भी प्लस में वैल्यू इसकी होती है। जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं PCl5 का। PCl5 जो कि दो भागों में टूट रहा है, PCl3 + Cl2 में। इसके लिए तात्क्षणिक अभिक्रिया की दर तात्क्षणिक अभिक्रिया की दर बराबर, देखिए इसमें हमारे पास अभिकारक PCl5 है तो हम इसके आगे लिखेंगे D, PCl5/dt। चूँकि ये अभिकारक, इसके लिए हम इसके आगे लगा देंगे माइनस, बराबर के इधर लिखेंगे PCl3। ये जो है हमारा उत्पाद है, इसलिए इसके आगे प्लस आ जाएगा, बटे में हम लिख देंगे dt। ठीक है, इसके बाद लिखेंगे हम प्लस Cl2
बटे में सॉरी यहाँ पर जाएगा DCl2 बटे में dt। ठीक है, ये भी प्लस का है। तो यहाँ पर तात्क्षणिक अभिक्रिया की दर -d(PCl5 बटे dt बराबर प्लस PCl5 बटे dt। उत्पाद है इसलिए प्लस में लिख देंगे, प्लस यहाँ पे प्लस DCl2 या फिर बटे में DCl2 बटे में dt आ जाएगा। तो ये होती है किसी भी रासायनिक अभिक्रिया की तात्क्षणिक अभिक्रिया की दर या तात्कालिक अभिक्रिया की दर। आइए नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं, जो है हमारे रासायनिक अभिक्रिया की दर को प्रभावित करने वाले कारक जो है विशेषता उसका सांद्रण, ताप, दाब, उत्प्रेरक और अभिकारक की प्रकृति, इन सब चीज़ों के ऊपर डिपेंड लगभग करता है। तो आइए तात्क्षणिक अभिक्रिया की दर को प्रभावित करने रासायनिक अभिक्रिया की दर को प्रभावित करने वाले कारक हम यहाँ पे देखते हैं। रासायनिक अभिक्रिया की दर को प्रभावित करने वाले कारक, इसमें मुख्यतः अभिकारक का सांद्रण, सेकंड नंबर पे इसमें आ जाएगा ताप, थर्ड नंबर पे आ जाएगा दाब, फोर्थ नंबर पे आ जाएगा हमारा उत्प्रेरक, फिफ्थ नंबर पे आ जाएगा अभिकारक की प्रकृति, और सिक्स्थ नंबर पर आ जाएगा विकिरण का प्रभाव। आइए एक एक को हम जानते हैं। सबसे पहला है हमारा अभिकारक का सांद्रण। तो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया की दर अभिकारक के सांद्रण के समानुपाती होती है। भाई ये जो है अभिकारक के सांद्रण के समानुपाती क्यों होती है? क्योंकि जितना हम अभिकारक लेते हैं उतनी ही अभिक्रिया तेज गति से होती है। तो रासायनिक अभिक्रिया की दर अभिकारक के सांद्रण के समानुपाती होती है, अर्थात अभिकारक का सांद्रण बढ़ाने पर रासायनिक अभिक्रिया की दर भी बढ़ जाती है। क्योंकि जब सांद्रण बढ़ेगा तो सुबह के अणुओं के बीच टक्करों की संख्या बढ़ेगी। तो हम इसमें लिखेंगे क्योंकि अणुओं के बीच टक्करों की संख्या बढ़ती है, तो हम इसका आंसर लिख देंगे यहाँ पर कि अभिकारक का सांद्रण किस प्रकार से अभिक्रिया की दर को प्रभावित करता है। तो हम लिखेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया की दर अभिकारक के सांद्रण के समानुपाती होती है। समानुपाती मतलब जितना हम अभिकारक का सांद्रण बढ़ाएंगे अभिक्रिया की दर उतनी ही अधिक बढ़ेगी। समानुपाती होती है, अर्थात अभिकारक का सांद्रण बढ़ाने पर अभिक्रिया की दर बढ़ती है। अर्थात अभिकारक का सांद्रण बढ़ाने पर अभिक्रिया की दर बढ़ती है। क्यों बढ़ती है? क्योंकि यहाँ पर राइट डाउन करेंगे, क्योंकि अणुओं के बीच प्रभावकारी टक्करों की संख्या बढ़ती है। प्रभावकारी टक्करों की संख्या बढ़ेगी तो अभिकारक का यहाँ पर जो भी दर है वो भी बढ़ जाएगा। ठीक है, तो बढ़ते हैं अगले पॉइंट की ओर। दूसरा पॉइंट है हमारे पास में ताप। रासायनिक अभिक्रिया की दर को ताप किस प्रकार से जो है प्रभावित करता है, आइए उसको जानते हैं। तो ताप सामान्यतः ताप बढ़ाने पर रासायनिक अभिक्रिया की दर विशेषता बढ़ती है, लेकिन
अभिक्रिया हमारे पास में दो प्रकार की होती है, एक ऊष्माक्षेपी तथा ऊष्माशोषी अभिक्रिया। तो हम ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया में यदि ताप को बढ़ाते हैं तो रासायनिक अभिक्रिया की दर कम हो जाती है, लेकिन ऊष्माशोषी अभिक्रिया में ताप को बढ़ाते हैं तो रासायनिक अभिक्रिया की दर बढ़ जाती है। लगभग 10 डिग्री सेंटीग्रेड ताप बढ़ाने पर अभिक्रिया की दर दोगुनी हो जाती है। तो हम ताप के बारे में लिखेंगे कि सामान्यतः ताप बढ़ाने पर अभिक्रिया की दर बढ़ती है। क्यों बढ़ती है, इसका कारण भी है भाई, क्योंकि अणुओं की गतिज ऊर्जा बढ़ती है। जब हम ताप बढ़ाते हैं तो अणु तेजी से इधर उधर भागने लगते हैं, जिससे इनकी गतिज ऊर्जा में वृद्धि होती है, जिससे इसकी अभिक्रिया की दर भी बढ़ जाती है। क्योंकि अणुओं की गतिज ऊर्जा बढ़ती है। आगे हम लिखेंगे कि भाई यहाँ पर दो प्रकार की अभिक्रिया है, ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी, दोनों के बारे में हमें यहाँ पर मेंशन करना पड़ेगा। तो हम लिखेंगे परंतु ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाओं में ताप बढ़ाने पर अभिक्रिया की दर कम होने लगती है या घटती है, कम होने लगती है, तथा ऊष्माशोषी अभिक्रियाओं में ताप बढ़ाने पर रासायनिक अभिक्रिया की दर बढ़ती है। ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाओं में ताप बढ़ाने पर रासायनिक अभिक्रिया की दर कम होने लगती है, घटने लगती है, तथा ऊष्माशोषी अभिक्रियाओं में ताप बढ़ाने पर रासायनिक अभिक्रिया की दर बढ़ती है। ऊष्माक्षेपी में क्यों घटती है? क्योंकि भाई जब रासायनिक अभिक्रिया होती है तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया के कारण से ताप अपने आप ही निकलेगा, और हम इसको अगर टेम्परेचर देते हैं तो उसके कारण से वो अभिक्रिया की दर कम हो जाती है, क्योंकि ताप पहले से उसके पास में उपस्थित है। यहाँ पे एक हैशटैग बना लेंगे भाई कि, और उसमें लिखेंगे प्रति 10 डिग्री सेंटीग्रेड ताप बढ़ाने पर रासायनिक अभिक्रिया की दर दोगुनी हो जाती है। तो 10 डिग्री सेंटीग्रेड ताप यदि किसी रासायनिक अभिक्रिया में बढ़ाते हैं तो उसकी जो दर है वो दोगुना हो जाता है। आइए हम तीसरे पॉइंट की ओर बढ़ते हैं, दाब। तीसरा पॉइंट है हमारा दाब के बारे में जानेंगे। दाब का प्रभाव तभी पड़ता है जबकि हमारे पास में जो अभिकारक है वो गैसीय अवस्था में हो, क्योंकि ठोस के ऊपर दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ सकता, द्रव के ऊपर बहुत कम मात्रा में पड़ता है या कभी कभी नहीं भी। तो दाब जो है सिर्फ गैसीय अवस्था में काम करता है। वे कैसे काम करता है? दाब बढ़ाने पर रासायनिक अभिक्रिया की दर बढ़ती है केवल गैसीय अवस्था में। मान लिया जाए हमारे पास में एक कंटेनर है, इस कंटेनर में गैस भरी हुई है, ठीक है, गैस जो है हमारे अभिकारक की है। अब हम इसमें एक पिस्टन लगा देते हैं, पिस्टन लगा करके इन सारे अणुओं जो इधर उधर बिखरे थे इनको एक जगह इकट्ठा करते हैं यहाँ पर। तो मान लीजिए हमने इसको प्रेशर लगा करके यहाँ तक लेकर गया। अब जो अणु थे वो बहुत दूर दूर थे, तो अब पास पास आ जाएंगे, और पास पास आने पर जो है इनके बीच प्रभावकारी टक्करों की संख्या बढ़ जाएगी। प्रभावकारी टक्करों की संख्या बढ़ने से जो है
इनके बीच रासायनिक अभिक्रिया की दर बढ़ जाएगी और उत्पाद तेजी से बनने लगेगा। तो दाब बढ़ाने पर गैसीय अवस्था में अभिकारक के अणुओं के बीच जो है अभिक्रिया की दर तीव्रता से बढ़ जाती है, क्योंकि अणु पास पास आ जाते हैं। तो हम यहाँ पर लिखेंगे दाब के बारे में कि दाब का प्रभाव तभी पड़ता है, दाब का प्रभाव तभी पड़ता है जब अभिक्रिया या अभिक्रिया गैसीय अवस्था में हो, गैसीय अवस्था में हो। जिन अभिक्रियाओं में आयन में कमी होती है उन अभिक्रियाओं में दाब बढ़ने पर अभिक्रिया की दर बढ़ती है। हम यहाँ पे लिख देंगे जिन अभिक्रियाओं में आयन में कमी हो वहाँ दाब बढ़ाने पर अभिक्रिया की दर बढ़ जाती है। भाई जिन अभिक्रियाओं में या तो आयन या अभिकारक कम होता है और गैसीय अवस्था में होता है, तो वहाँ पर हम दाब बढ़ाएंगे तो अभिक्रिया की दर बढ़ जाती है, क्योंकि उसके जो आयन हैं या फिर जो अणु हैं वो पास पास आ जाते हैं और टक्करों की संख्या इससे बढ़ जाती है। तो हमने तीन चीज़ों को जाना कि भाई रासायनिक अभिक्रिया की दर को जो है अभिकारक का साधारण ताप और दाब किस प्रकार से प्रभावित करते हैं। आइए बढ़ते हैं आगे की ओर। और अगला हमारा प्रभावित करने वाला कारक है उत्प्रेरक। जानते हैं उत्प्रेरक के बारे में क्या होता है। देखिए उत्प्रेरक एक ऐसा चीज है जिसे हम मान सकते हैं कि भाई जैसे कोई कुछ काम नहीं कर रहा है तो उसको उत्प्रेरित कर देता है, मोटिवेट कर देता है, भाई तू ये काम कर, तो करने के लिए मजबूर हो जाता है। प्रेरक को हम इस हिसाब से ले सकते हैं। तो उत्प्रेरक जो है दो प्रकार के होते हैं, एक नेगेटिव वाला भी होता है, एक पॉजिटिव वाला भी होता है। तो हम लिखेंगे कि उत्प्रेरक रासायनिक अभिक्रिया की दर को बढ़ा भी सकता है और घटा भी सकता है, क्योंकि उत्प्रेरक दो प्रकार का होता है, एक तो ऋणात्मक वाला और एक धनात्मक वाला। धनात्मक वाला रासायनिक अभिक्रिया की दर को बढ़ा देता है तथा ऋणात्मक वाला रासायनिक अभिक्रिया की दर को घटा देता है। ठीक है, तो उत्प्रेरक रासायनिक अभिक्रिया का दर को बढ़ा भी सकता है तथा घटा भी सकता है। तो हम इसके बारे में लिखेंगे कि उत्प्रेरक रासायनिक अभिक्रिया की दर अभिक्रिया की दर को बढ़ा भी सकता है और घटा भी सकता है। भाई जो उत्प्रेरक, हम आगे बढ़ जाएंगे इसमें कि जो उत्प्रेरक अभिक्रिया की दर को बढ़ाते हैं, धनात्मक उत्प्रेरक तथा जो अभिक्रिया की दर को घटाते हैं वह ऋणात्मक उत्प्रेरक कहलाते हैं। तो उत्प्रेरक रासायनिक अभिक्रिया की दर को बढ़ा भी सकता है और घटा भी सकता है। ठीक है, आइए अब हम जानते हैं अभिकारक की प्रकृति। पांचवा हमारा पॉइंट है अभिकारक की प्रकृति। हमारे पास कई प्रकार के अभिकारक होते हैं, आयनिक प्रकृति का,
या फिर सहसंयोजक प्रकृति का। तो जो अभिकारक आयनिक प्रकृति का होता है उसका अभिक्रिया की दर तीव्र होती है। यह सहसंयोजक प्रकृति का है तो अभिक्रिया की दर मंद गति से होगी। तो अभिकारक की प्रकृति के ऊपर भी यह डिपेंड करता है। तो हम लिखेंगे यहाँ पर कि यदि अभिकारक आयनिक प्रकृति का होता है तब अभिक्रिया की दर तीव्र होगी तथा सहसंयोजक प्रकृति के अभिकारक में अभिक्रिया की दर मंद गति से होगी। ठीक है, तो अभिकारक की प्रकृति के ऊपर भी डिपेंड करता है कि अभिक्रिया किस प्रकार की रहेगी, तीव्र रहेगी कि मंद रहेगी। आयनिक प्रकृति का अभिकारक है तो तीव्र होगा, और तथा सहसंयोजक प्रकृति का अभिकारक है तो अभिक्रिया की दर मंद रहेगा। इसके बाद हम देखते हैं एक और विकिरण का प्रभाव। अंतिम हमारा जो है छठा पॉइंट विकिरण का प्रभाव, कि विकिरण रासायनिक अभिक्रिया की दर को किस प्रकार से प्रभावित करता है। तो विकिरण का प्रभाव केवल प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया जो प्रकाश की उपस्थिति में होती है उसमें ही केवल ये काम करता है। तो हम इसको लिख सकते हैं कि कुछ अभिक्रियाएं प्रकाश के विकिरण की उपस्थिति में तीव्र गति से होती तथा अनुपस्थिति में मंद गति से होती। ये केवल प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया में होता है। तो हम लिखेंगे कि कुछ रासायनिक अभिक्रियाएं जो प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया है, कुछ अभिक्रियाएं प्रकाश के विकिरण की उपस्थिति में तीव्र गति से होती है तथा अनुपस्थिति में मंद गति से होती है। तो प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया है तो प्रकाश की उपस्थिति में तीव्र गति से होगी तथा अनुपस्थिति में मंद गति से ये संपन्न होगी। जैसे एग्जांपल लेते हैं H2 + Cl2 का अभिकारक हमारे पास में H2 तथा Cl2 एक प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया है। यदि ये प्रकाश की उपस्थिति में हो, तीव्र गति से संपन्न होगी और ये बनाएगा 2HCl बहुत ही तीव्रता के साथ। तथा यदि इसे प्रकाश के अनुपस्थिति में कराया जाए, जैसे H2 + Cl2, अंधेरे में या अनुपस्थिति में हम कुछ भी लिख सकते हैं, अंधेरे में अनुपस्थिति में लिख लीजिए आप। प्रकाश की अनुपस्थिति में मंद गति से संपन्न होगी, मंद गति से, और ये बनाएगा 2HCl बहुत ही धीरे धीरे। तो विकिरण का प्रभाव केवल उन्हीं रासायनिक अभिक्रिया में पड़ते हैं जो प्रकाश की उपस्थिति में संपन्न होती है। तो इस हिसाब से हमने जो है रासायनिक अभिक्रिया की दर को प्रभावित करने वाले कारक तथा आज के लेक्चर में तात्क्षणिक अभिक्रिया, तात्कालिक अभिक्रिया को जाना। आई होप सभी को वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।